बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि स्टूडेंट्स, मैं सैयद इस्लामुद्दीन शाह आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ फिज़िक्स एफएससी पार्ट 1 के लिए। बच्चों, कल का दिन हमने अपना लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ था कि यूज़ ऑफ डायमेंशन इज टर्म्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। आज का दिन हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस चेक कर रहे हैं कि इसकी मदद से, इसकी एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम क्या काम करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से जो एफएससी फर्स्ट ईयर में आपको समझाया गया है, दो एप्लीकेशंस हैं, दो काम हम लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। नंबर 1 वर्क है, नंबर 1 इसका यूज है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी कह लें या करेक्टनेस कह लें, एक ही बात है। यानी कि आपके सामने कोई भी इक्वेशन दी हुई है, कोई फार्मूला दिया हुआ है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये आया ठीक भी है कि नहीं ठीक, उसका फार्मूले को किसी को आपने चेक करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज है टू फाइंड आउट the possible formula। जी, फाइंड आउट पॉसिबल फार्मूला क्या मतलब कि कोई फिनोमेना आपके सामने हो रहा है, जैसे पेंडुलम का मूव करना है, आप देखते हैं, आप चाहते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना, आपको डिफरेंट फैक्टर्स पता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है, तो आप वो इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मालूम कर सकते हैं। और हम यही दोनों जो चीजें हैं इनको एग्जांपल्स के साथ हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं। नंबर 1 की तरफ ही आते हैं, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। बेटा एग्जांपल के साथ हम करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 1.4 है, v = स्क्वायर रूट f क्रॉस l डिवाइडेड बाय m। अच्छा, हमने चेक करना है कि क्या ये फार्मूला ठीक भी है या नहीं है। फार्मूला कहें या इक्वेशन कहें, एक ही बात है। तो देखें जी, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड की अलग डायमेंशन मालूम करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन अलग मालूम करेंगे। और अगर ये जो दोनों डायमेंशन हैं, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन, ये दोनों अगर बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो इट्स मीन दैट ये फार्मूला करेक्ट है। और अगर ये दोनों साइड की डायमेंशन बराबर ना हुई तो इट्स मीन दैट ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। आइए चलें, पहले हम डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है v की डायमेंशन। हमें पता है कि v है, v से मुराद स्पीड या वेलोसिटी है, और स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ पर टाइम है, लेंथ पर टाइम। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन तो सिंपली फाइंड आउट होगी। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करते हैं, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बराबर है इस मुकम्मल जो एक्सप्रेशन है इसकी डायमेंशन। जी, तो बच्चों हमें इसमें फोर्स की डायमेंशन अलग मालूम करनी होगी। ये साथ L से मुराद लेंथ है, M से मुराद मास है, इन सब की डायमेंशन अलग अलग निकालनी होगी। आइए हम लिखते हैं, फोर्स का हमें पता है किलोग्राम, मास लेंथ पर टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो L है उसकी सिंपली लेंथ ही है, डिवाइडेड बाय इस M से मुराद मास है। जी, तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन में आपको बताया था कि मैंने फोर्स की डायमेंशन डायरेक्टली लिखी क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर फोर्स की डायमेंशन मालूम करना सीखी थी। आपको वैसे ये फोर्स की डायमेंशन ज़बानी आनी चाहिए, mg इनवर्स स्क्वायर। हाँ, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो देखिए, फोर्स होता है वो ma के बराबर होता है न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक,
और मास m की जगह पर m आ गया, और एक्सेलरेशन का जो है लेंथ पर टाइम स्क्वायर होता है, तो फोर्स की डायमेंशन डायरेक्टली ml t इनवर्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अच्छा, इनको कंबाइन कर लिए, क्योंकि हमने कल ये वाली बात सीखी थी कि जो ये डायमेंशंस पर सिंपल अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई होते हैं कि ये बटे में है m, ये ऊपर है बटे वाला m, इस m से कट जाएगा, l के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ स्क्वायर और टाइम इनवर्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए बच्चों के डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, लेंथ स्क्वायर टाइम इनवर्स स्क्वायर, जबकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेंथ पर टाइम थी, जो कि बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं है। इट्स मीन दैट ये जो हमारा ऊपर फार्मूला था दिस इज इनकरेक्ट, ये फार्मूला इनकरेक्ट है। तो एज डायमेंशंस of left hand side is not equal to dimension of right hand side, so given equation is incorrect, ये हमारी इक्वेशन इनकरेक्ट है। बच्चों इसी तरीके से हमने पहला अपना मामला देख लिया कि हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी या करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। जी बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द पॉसिबल फार्मूला, टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल फार्मूला कोई भी फिनोमेना आपके सामने है, आप उसका पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। बच्चों ये इसकी एप्लीकेशन है, इसकी सक्सेस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपने उन क्या तमाम फैक्टर्स को गैस भी किया है कि नहीं किया, कि जिन फैक्टर्स पर वो चीज़ डिपेंड कर सकती है। अब ये एक एग्जांपल के साथ मैं बात समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम की छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई हुई है। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है? सिंपल पेंडुलम एक बॉब पर मुश्तमिल होता है, वो एक फ्रिक्शनलेस सहारे से लटकी हुई होती है और वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है। अब देखें, अगर हमने इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड करता होगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो इस एंगल पर डिपेंड करता होगा, एंगल थीटा पर डिपेंड करता होगा। मैं ये गैस कर रहा हूँ कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस मास पर डिपेंड कर सकता है जो कि बॉब का मास है। मैं ये मज़ीद इस बात को गैस कर रहा हूँ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर सकता है। तो ये सारी मैंने गैस किए हैं। ये मेरा गैस जितना स्ट्रांग होगा, ऐसे ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं छोड़ बैठूं तो उस वजह से फिर ये मेरा मतलब डायमेंशनल एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है। बाहर क्या पहला स्टेप यही होगा, जिस चीज़ का भी फार्मूला आपने ड्राइव करना है आप उसके जो फैक्टर्स हैं उनको गैस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखना शुरू करता हूं कि वो फैक्टर्स, नंबर ए फैक्टर्स जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंगल थीटा, मास ऑफ द बॉब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इक्वल टू जी। जी तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि टाइम पीरियड जो है इन चार फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। मैं इन चार फैक्टर्स को टाइम पीरियड के साथ रिलेट कर देता हूं, और रिलेट में कुछ इस तरह करूंगा कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और इसको कोई मैं अपनी तरफ से एक एक्सपोनेंट दे दूंगा, एंगल थीटा ऑफ द पेंडुलम, इसको भी मैं कोई एक्सपोनेंट अपनी मर्जी का दे दूंगा, कोई से भी। यही ABCD हमने मालूम करने होंगे। मास ऑफ द बॉब इसका एक्सपोनेंट दे दिया, और इस तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, इसको भी एक एक्सपोनेंट दे दिया।
तो टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है लेंथ की पावर a, थीटा की पावर b, m की पावर c और g की पावर d। और इसको हम अगर इक्वलिटी में लगाएं तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा एक इंटू एल की पावर a, थीटा की पावर b, m की पावर c और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर d। बच्चों हमने यही a, b, c, d फाइंड आउट करने हैं कि ये a, b, c और d की वैल्यू क्या है। ये जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम बोथ हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखते हैं। डायमेंशन लिखें बाय राइटिंग dimensions on both hand side, both sides। टाइम की डायमेंशन चूंकि इक्वलिटी का फार्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। डायमेंशन ऑफ लेंथ a, थीटा b, m c। टाइम की डायमेंशन तो टाइम ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इनको मैं ज़रा सा अलहदा कर लूँ। लेंथ इसको कैपिटल एल से ज़ाहिर करते हैं a, थीटा। थीटा दर हकीकत क्या है, थीटा एंगल है और एंगल जो होता है वो उस डायमेंशन लेस होता है। एंगल थीटा वो डायमेंशन लेस है, क्यों? चूँकि ये दो लेंथ्स की ही रेशो है। जैसे हम थीटा कहते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये आपने मैथ के अंदर भी देखा होगा और फिजिक्स के अंदर भी आप ये वाली बात चेक करेंगे कि थीटा किसके बराबर होता है, एस ओवर आर या एल ओवर आर। तो एल या एस जो है, जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो भी एक लेंथ है और आर जो कि रेडियस है वो भी एक लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब है थीटा की अपनी कोई डायमेंशन नहीं है। और अगर थीटा की जगह पर लिख भी लें तो लेंथ इंटू लेंथ इनवर्स हम लिख लेंगे और उसकी पावर b। और मास तो m है, c, g जो है g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है लेंथ पर टाइम स्क्वायर का एक्सपोनेंट d। बेटा देखें अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑन द बोथ हैंड साइड्स। हम दोनों साइड्स के एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखें बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ टाइम। टाइम के एक्सपोनेंट को कंपेयर करें। इक्वल की इस साइड पर टाइम का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहां पे लिख दें बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ टाइम। बराबर की साइड पर 1 है एक्सपोनेंट और बराबर की साइड पर टाइम का एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर है -2 और d साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2d। इससे हमारी एक आसान सी सोल्यूशन निकल आया कि d की वैल्यू क्या है, -1/2 है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ लेंथ। बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ लेंथ। इक्वल की इस साइड पर लेंथ का एक्सपोनेंट बिल्कुल नहीं है, यानी कि 0 है। और बराबर की इस साइड पर लेंथ का एक्सपोनेंट a है और यहाँ पर तो ये लेंथ एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, तो b की वैल्यू कोई भी नहीं है, b को कंसीडर करना ही नहीं। a और यहाँ पे लेंथ के एक्सपोनेंट है d, यानी कि a प्लस d। d की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, -1/2 है। वो अगर हम -1/2 रखें इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई, +1/2 आ गई। तो हमारा आखिरी अब रह गया एक्सपोनेंट ऑफ c। बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ मास। बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ मास हम देखते हैं कि हमें c की वैल्यू मिलेगी। c की वैल्यू क्या मिलती है, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ मास। मास का एक्सपोनेंट कंपेयर किया, बराबर की इस साइड पर मास का एक्सपोनेंट कोई भी नहीं है, यानी कि 0 है, जबकि इक्वल की इस साइड पर मास का एक्सपोनेंट ओनली 1 है और वो क्या है, c है। तो 0 = c। c की वैल्यू 0 निकल आई। अब देखें बच्चों, हमने इस इक्वेशन के अंदर हमें किन किन चीज़ों की वैल्यू निकली है। सबसे पहले हमारे पास d की वैल्यू निकली है और d की वैल्यू क्या है, -1/2 है। हमारे पास a की वैल्यू निकली है, a की वैल्यू 1/2 निकली है। c
C की वैल्यू हमारे पास 0 निकली है और B की वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं रही, वो पॉसिबल नहीं रहा निकालना। क्यों? चूँकि B थीटा के ऊपर था और थीटा वैसे भी बाय द वे थीटा डायमेंशनलेस है। थीटा को हम यहाँ पर जिक्र बिल्कुल भी ना करें तो भी खैर है, और अगर हमने थीटा का जिक्र कर ही लिया था तो वो लेंथ पर लेंथ हो गया और वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, इसलिए B का मामला वैसे ख़त्म हो गया। अब हम इन सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं अपनी अपनी जगहों पर, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट L की पावर A की जगह पे 1/2। थीटा डायमेंशनलेस है इसलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया। मास की पावर C 0 आ गया, और G की पावर D की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली थी -1/2, और इसको जिस वक्त हमने फिर प्रॉपर शेप दी, कांस्टेंट L ऊपर ही रहेगा चूँकि इसकी पावर प्लस में है, और G की पावर नेगेटिव है वो नीचे आ जाएगा, और 1/2 दोनों हैं। 1/2 को आप स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमारा आंसर आ गया। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू कांस्टेंट L/G होल स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट ऑफ अ पॉसिबल फार्मूला, हम ड्राइविंग ऑफ पॉसिबल फार्मूला हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि हमें वो जो फैक्टर्स हैं उनका सही तरीके से अंदाज़ा होना ज़रूरी है।